Hello guys, and now we are studying principles of management, and it is very important to study. It is helpful in your day-to-day life, your workplace, everywhere there is a principle of management which is required. Unit 1, Evolution of Management Science. Let's continue. Efficient and purposeful management is absolutely essential for the survival of a business unit. मतलब एफिशिएंट एंड पर्पसफुल मैनेजमेंट आप एक बिजनेस यूनिट को सरवाइव करने के लिए एसेंशियल और एक पर्पसफुल मैनेजमेंट जरूरी होता है. मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन सिंपल वर्ड्स. Management means utilizing available resources in the best possible manner and also for achieving well defined objectives. It is a distinct and dynamic process involving use of different resources for achieving well defined objectives. The resources are men, money, materials, machines, methods and markets. आपने ये सब कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में देखा हुआ है. कोई बिजनेस कैसे चलेगा, उसके पास पहले ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, लोग होने चाहिए, उसके बाद पैसा होना चाहिए, उसके पास मटेरियल होना चाहिए जिससे वो काम करेगा, मशीन होनी चाहिए जिससे वो थोड़ा प्रोडक्शन कर सके, मेथड होनी चाहिए, और फिर मार्केट होना चाहिए कि भाई जहाँ पे वो अपनी सेल कर सके. These are the 6 basic inputs in management process, and the output is in the form of achievement of objectives. कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव्स पा लिया है, यही आपका आउटपुट रहेगा. इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इनपुट्स एंड इज अवेलेबल थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. अब आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि efficiently और effectively का मतलब क्या होता है. efficiently होता है कि भाई आप अपने कॉस्ट कम कर दीजिए लेकिन काम कर लीजिए. इफ़ेक्टिव होता है आप अपनी कॉस्ट बढ़ा दीजिए और एक डेट दे दी है मैंने आपको, उस डेट तक ये काम हो जाएगा. तो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट क्या करेंगे, एफिशिएंट करेंगे कि भाई पैसा कम लगाएंगे या फिर कॉस्ट कम हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आपको एक प्रोडक्ट दे देंगे वो कि भाई ये इतना है. इफ़ेक्टिव का होता है कि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है बहुत अच्छा. जैसे कि मान लीजिए कि भाई आपने ईंटों का व्यापार शुरू कर दिया, ब्रिक्स का. तो वो ब्रिक्स हैं, अब आप उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इसमें क्या आ जाता है, तो इसमें यही आता है कि भाई एफिशिएंटली आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में, मिट्टी कैसी भी ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. इफेक्टिवली का रहेगा कि भाई आप बेस्ट क्वालिटी ला के बेस्ट क्वालिटी कस्टमर को दे रहे हैं. Management comprises planning, organizing, staffing, leading, coordinating and controlling an organization or effort for the purpose of accomplishing a goal. यहाँ पे आप समझिए कि भाई मैनेजमेंट में पहला स्टेप होता है प्लानिंग, कि भाई क्या करना है. ऑर्गेनाइजिंग कि भाई उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके लोगों को कितने लोग चाहिए होंगे, क्या क्या करना होगा, पूरा प्रॉपर. स्टाफिंग मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखते हो सीधा. लीडिंग में होता है आप उनको लीड करते हो या फिर उनको डायरेक्ट करते हो. कोऑर्डिनेशन होता है कि आप उनके उनके इनर गोल्स जो है, उनके अंदर जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं, उनको एक पर्पस देते हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके आते हो. कंट्रोलिंग होता है कि अब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है बार बार बीच में, तो आप उसको कंट्रोल करोगे, उसको आप हटाओगे किसी तरह से, ऑब्स्टेकल है क्योंकि वो. आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर मैनेजमेंट की. हार्ल्स हेरल्ड कून्स के हिसाब से मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. हेनरी फ्यूल जो फादर ऑफ वो भी कहे जाते हैं मैनेजमेंट के, उनके हिसाब से टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड
टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, जो हमने पहले पढ़ा था वही आ गया है। पीटर ड्रकर के अनुसार जो है, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड वर्कर्स एंड वर्क, सब कुछ इकट्ठे करके चलता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर गाइडिंग एम्प्लॉयज इन द राइट डायरेक्शन, finally for coordinating their efforts for achieving best favorable results. Efficient management is needed in order to achieve the objectives of business activity in an orderly and quick manner. वही है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बिजनेस नहीं तो स्मूथली रन ही नहीं कर सकता अगर मैनेजमेंट ना हो उसके अंदर। मैनेजमेंट को आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है तो एक सिस्टम के हिसाब से देखिए। एक प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो होता है स्केलर चेन का, कि भाई ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, उसके ऊपर उसको, उसके ऊपर उसको। जैसे स्कूल के अंदर था कि भाई टीचर है, टीचर वाइस प्रिंसिपल को करेगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को करेगा, प्रिंसिपल एक कमेटी बैठती है, चेयरमैन जिसके अंदर होता है, उनको रिपोर्ट करेगा। ये मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे नीचे आप देखोगे, मैनेजमेंट इज नीडेड एज दीज फंक्शंस आर परफॉर्म टू द मैनेजमेंट प्रोसेस। एक तो इसलिए चाहिए होता है कि भाई ये सारे फंक्शन जो है मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। और एक होता है मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अंदर ही आपका खिचड़ी पक रही है तो बाहर क्या बनाओगे आप। इसलिए अंदर भी और बाहर भी दोनों को कंट्रोल करके चलता है मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये डिबेट बहुत चलती है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है या वो एक साइंस है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज साइंस बिकॉज इट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कंटेन्स सर्टेन यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो साइंस है क्योंकि उसके अंदर कुछ सर्टेन यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट इज़ एन, और फिर आगे वो दूसरा भी कहता है कि भाई इट इज़ एन आर्ट बिकॉज मैनेजिंग रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स विच आर पर्सनल प्रोसेशन ऑफ मैनेजर्स। कि भाई वो आर्ट इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए आपको, वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके और एक्सपीरियंस से। ओके, साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो मैनेजमेंट साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस ने आपको नॉलेज तो प्रोवाइड कर दी और आर्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन सिखाता है उसका नॉलेज का और आपकी स्किल्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर मैनेजमेंट का ये है कि भाई वो गोल ओरिएंटेड है, कि भाई मैनेजमेंट जो भी बेस्ड होता है या फिर उसका गोल होता है ना, या कह सकते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहता है, तो वो गोल ओरिएंटेड होता है। कि भाई मैनेजमेंट है तो उसका एक पर्पस है, वो पर्पस है आपका गोल जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, गोल ओरिएंटेड होता है हमेशा, ठीक है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो एक बाइंडिंग नेचर की तरह एक्ट करता है अपने आप को, और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे जो स्टाफ हो गया आपका, फिजिकल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गए या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, मनी, बॉन्ड्स वगैरह, उन सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ के लाता है, अपनी एक सोसाइटी बनाता है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस इसका मतलब होता है कि भाई वो कभी एंड नहीं होती उसकी। अब एक प्लानिंग पे आपको लगेगा कि भाई एंड हो गया, नहीं, प्लानिंग के आगे और भी है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन वगैरह भी आते हैं, और भी अलग अलग स्टेप आते हैं, उनके भी सब स्टेप्स हैं, तो कंटिन्यूस है। और आपको लगता है एंड हो गया लेकिन उसके बाद एक और नया गोल आता है, तो वो एंड ही नहीं होता, यूनिवर्सल भी होता है। इज ऑल परवेसिव का मतलब यही होता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसका मतलब यही होता है कि भाई आपको हर जगह मिल जाएगा मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वही ग्रुप एक्टिविटी होती है कि भाई मैनेजमेंट दो लोगों के बीच में नहीं हो सकता, आपको एक प्रॉपर ग्रुप चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, छोटी हो बड़ी हो वो अलग बात है, लेकिन मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है।
अब एक फंक्शन इसका ये होता है कि भाई इंटेंजिबल फोर्स होती है, मतलब कि भाई आपको दिखता नहीं है कुछ है, लेकिन फिर भी एक इंटेंजिबल का होता है जो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी इनविजिबल है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, जैसे हवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके 4 फंक्शंस हैं, 4 स्टेप्स मान सकते हैं हम इनको, कुछ भी कह सकते हैं। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आ जाता है कि भाई आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप गोल्स को सेट करते हो, उनको फोरकास्ट करते हो, और अपने स्टाफ को मैनेज करते हो, और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में होता है कि आप अपने स्टाफ को, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्स है, उनको डायरेक्ट करते हो, उनको एक दिशा प्रदान करते हो, एक रास्ता दिखा दिया कि भाई डायरेक्ट करना है, यहाँ पे ये आपका गोल है, आप इसको इस तरफ लेके जाओ। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कई सारे, उन ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए कंट्रोलिंग का स्टेप है। इसमें कई बार होता है मिसकम्युनिकेशन आ रही है, या फिर जो लोएस्ट मैनेजमेंट है वो काम नहीं कर पा रहा है, उनको उनकी बातें नहीं पहुंच रही हैं अपर मैनेजमेंट तक, तो एक बैरियर बन रहा है, तो उन ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप होता है कंट्रोलिंग। अब हम देख ही लेते हैं इसको एक बार। प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव desired goals. Thus, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplished and predetermined goals. तो प्लानिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है किस चीज़ के लिए, वेज एंड मीन्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गोल्स। जो आपने पहले से गोल्स डिसाइड करे हैं उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक सिस्टमेटिक थिंकिंग भी है। Planning is necessary to ensure proper utilization of human and non-human resources. प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे उसका यूज़ बनाओगे, कैसे उससे काम निकलवाओगे, वो प्लानिंग से ही होगा कि भाई ये बंदा ये करेगा तो, या फिर ये पैसा यहाँ जाएगा, इस तरह से। फिर बाद में आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। वही होते हैं कि भाई जो मॉनेटरी हो गए हैं, जो आपके मशीन्स वगैरह हैं, वो सब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इट्स ऑल परवेसिव, वो हर जगह ही होता है, मैनेजमेंट का ही एक वो है, ये पॉइंट है, तो इट्स ऑल परवेसिव होगा ही, ये यूनिवर्सल पॉइंट रहेगा प्लानिंग का। तो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करता है। तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, कि भाई आगे जाके ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा। आप अपने प्लान के हिसाब से चलते रहते हो, आप एक रिजिड मार्क लगा देते हो कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, इस तरह से करना है, आपने अपना रास्ता बना दिया, वो हो जाएगा, तो आप उस गोल को ही फॉलो करते रहते हो। फिर आता है अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ को हटाने के लिए, कि भाई वही जो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन वगैरह रहता है वो हटाने के लिए, रिस्क वगैरह, रिस्क आप पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, तो आप रिस्क को हटा देते हो। फिर आता है वेस्टेजेस, जो आप रिसोर्स वेस्टेज करते हो, उनकी वेस्ट हो जाते हैं कई काफ़ी रिसोर्सेज, उनको भी यूटिलाइज कर देते हो कि भाई ये वेस्ट निकल रहा है, इनको भी इस तरफ यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट है organizing. It is the process of bringing together physical and financial and human resources and developing productive relationship amongst them for achievement of organizational goals. अब यहाँ पर हेनरी फ्योल की एक आपको ये कोट याद रखना है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग, i.e. रॉ मटेरियल्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स। अब पढ़ते हैं ये वाला। ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कि भाई
क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, वो सब आप ऑर्गेनाइज करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो कि भाई मैं ये होगा, ये जॉब ये करेगी, ये करेगा, ये करेगा, वो सब आप आइडेंटिफाई करते हो, एक बार चेक कर लेते हो। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन होता है कि आपने अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तभी होता है कि ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में बांट दिए जाते हो। तो जैसे स्कूल में होता था हमारे कि भाई टीचर तो क्या है, प्रिंसिपल से ऊपर टीचर है ना, इसका मतलब टीचर नीचे है। टीचर से नीचे कौन था? मॉनिटर। तो हमारा मॉनिटर हमें मैनेज करता था, वो ग्रुपिंग हो जाता है। फिर आज फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कि ये अब आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब उनको ड्यूटीज़ असाइन करेंगे आप कि आपकी जॉब का ये रोल है, आपका ये रोल है। फिर आ जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट कर देते हैं। प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को डेलीगेट कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो और ये छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उस अथॉरिटी जहाँ आ जाती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ये नोट करने वाली बात है कि जहाँ अथॉरिटी है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब वाइस प्रिंसिपल ने टीचर को दे दिया, टीचर ने क्या किया, मॉनिटर को दे दिया, तो क्या होगा? टीचर क्या कहते थे कि भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी क्लास के लिए, है ना। तो वही है। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स कि भाई अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सब कुछ दे रखी है, अथॉरिटी उस बंदे के पास है नहीं, तो वही कोऑर्डिनेट भी ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग का। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच accutates the organizational methods to work efficiently for the achievement of organizational purposes. Direction is that inert personal aspect of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinate for the achievement of organizational goals. ठीक है। डायरेक्टिंग सीधा सीधा आपके ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके लोग हैं, जो आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं, अपने पास हायर कर रखे हैं, उनसे डील करता है सीधा। कैसे डील करता है उसके अंदर? क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग। क्यों करना है ये सब? कि भाई ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के रास्ते पे चलते रहें। इसमें ये भी होता है कि भाई आप अपना इंडिविजुअल गोल है आपका कि भाई आपको इतना पैसा कमाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल कुछ और है, उनका गोल है कि भाई प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा मिले, आपका गोल कुछ और है। तो अलाइन करेंगे वो आपके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के कि भाई आप अगर हमारे साथ काम करते हो तो हम आपको इतना पैसा देंगे, या आप काम करते हो तो आप और मेहनत से काम करेंगे। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं डायरेक्शन के? सुपरविजन कि भाई ऊपर से ध्यान रखना है। मोटिवेशन कि भाई आपने देखा होगा कई बार टीचर्स हमारे भी कहते हैं, और जो अगर कोई वैसे ऑर्गेनाइजेशन में गया हो तो वो उसको पता होगा कि भाई वो भी आके आपको बोनसेस देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, है ना। वो मोटिवेट करते हैं आपको कि भाई आप अपना काम और इफेक्टिवली करें। फिर आता है लीडरशिप कि भाई कई बार लीडर्स बन जाते हैं, कई बार बनाते हैं, कंट्रोल करने के लिए होता है ये सब कि भाई आपका एक ग्रुप है, आपको इसको लीड करना है, ये आपका गोल दे दिया है, और ये आप ये सारे लोग आपके अंडर में हैं, तो उससे लीडरशिप भी आ जाती है, सुपरविजन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, ठीक है। फिर होता है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का एक गोल ये भी है कि भाई वो कम्युनिकेट भी करवाता है। किसके बीच कम्युनिकेशन होता है? सुपीरियर के बीच, और एक होता है आपका लोअर मेंबर जो है, ठीक है। फिर आते हैं हम कंट्रोलिंग पे। इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन इफ एनी to ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards. An efficient system of control helps to predict deviations before they actually occur. According to Knudsen and Donalds, ये तो आप डेफिनेशन पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार कहते हैं, कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज of subordinates in order to make
sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished। कि भाई कंट्रोलिंग जो है वो एक मेजरमेंट की तरह एक्ट करता है। वो आपको, अगर आप अपने डेविएट हो रहे हैं, मतलब रास्ते से हट रहे हैं, है ना, तो उसको कंट्रोल करता है। वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वो आपको हेल्प करता है कि भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल में ही जाओ, या अपने गोल को ही अचीव करो, या एक गोल है तो आप दूसरे पे मत जाओ। तो उसमें कंट्रोलिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 ही होते हैं, 4। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि भाई पहला स्टेप ये होता है कि आपका एक परफॉर्मेंस स्टेप कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं, हमें ये गोल चाहिए, ठीक है। फिर होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने क्या किया वो। फिर होता है कंपैरिजन, ठीक भाई कंपेयर कर लिया, फिर वो उसमें फाइंड करते हैं कि भाई आपकी कोई डेविएशन है क्या, कहीं आप भटक तो नहीं गए इस ऐसा करते हुए, अगर हाँ तो कहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप होता है करेक्टिव एक्शन, कि भाई आप उसको सुधार देते हो, अपनी जो मिस्टेक हो रही है किसी भी चीज़ में हो रही है उसको आप सुधार देते हैं। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। The term levels of management refers to a line of demarcation between various managerial positions in an organization. The number of levels in management increases when the size of business and workforce increases and vice versa। ठीक है कि भाई मैनेजमेंट का लेवल इंक्रीज होते रहेंगे जैसे जैसे बिजनेस या फोर्स जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी होती रहेगी। ओके। The level of management determines a chain of command, amount of authority and status enjoyed by managerial position. The levels can be classified in 3 कैटेगरी होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप लेवल में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, कि भाई उनको पता, वो प्लान करते हैं सब कुछ, कि भाई प्लानिंग जो है वो क्या होगी, क्या गोल सेट करने हैं, वो सब वो ही करते हैं। मिडिल लेवल में आते हैं एग्जीक्यूटरी, जो ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो लो लेवल में आ जाते हैं सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव और फिर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, जो कंट्रोल करते हैं लो लेवल मॉब को, जो आपका वर्कफोर्स होता है उसको कंट्रोल करते हैं, लो लेवल में आते हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ, नहीं, हाँ, तो जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो आज भी यूज होते रहते हैं, ठीक है।